जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाले जो लेक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचते रहें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीनीकरण योग्य एक संसाधन है। मतलब ये दोबारा से रीजनरेट यानी पुनः निर्मित नहीं होता है। एक बार नष्ट होने पर यह पुनः निर्मित नहीं होता है। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पंजाब में निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो यहाँ पे ये चना रबी की फसल है। और चना के अलावा इसमें मटर है ना, जो हमें ठंडियों में जो चीज़ें मिलती हैं खाने को, जैसे चना है, मटर है, तो ये हम क्या करते हैं, ये है कौन सी रबी की फसल है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये सीमेंट है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो ये सड़क परिवहन। सड़क परिवहन हमारे देश का महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, क्योंकि हमें यह छोटे छोटे कस्बों, गाँवों को शहरों से जोड़ता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क उत्पादन किस प्रकार में सबसे अधिक होता है? मतलब किस प्रदेश में, किस राज्य में या किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? तो वो है उड़ीसा राज्य, है ना। नेक्स्ट है, इसमें आपके अब आ जाते हैं यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का गिर है। गिर है जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वहाँ पे ये आवास स्थल है सिंहों का, शेरों का प्राकृतिक स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा है, नेपोलियन बोनापार्ट सन के युद्ध में, मतलब सन के युद्ध में पराजित हुआ। तो ये है सन 1814 से 15 की वाटरलू के युद्ध में, है ना। वाटरलू, ऐसा भी पूछ सकता है कि किस युद्ध में, किस जगह पे हारा था, तो वो वाटरलू के युद्ध में हारा था। 1814 से 15 के बीच में जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। और हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर भी, जो क्वेश्चन आंसर है, वो भी इनको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में शासन है, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन है। कौन सा है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र शासन है, लोकतंत्र का शासन है। नेक्स्ट है, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता, तो वो थे नेल्सन मंडेला, है ना। नेल्सन मंडेला, या मंडेला भी लिख दोगे, है ना, केवल तो भी चल जाएगा, नेल्सन मंडेला है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई, तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, है ना, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन किस सन में हुआ? तो नेपाल में आंदोलन हुआ था जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक, फरवरी से अप्रैल तक, ये 1990 में शुरू हुआ था। और ये धीरे धीरे करके 2008 में, इसको मतलब 2006 में ये बहुत बड़ी मात्रा में ये वहाँ पे लोगों ने इसका समर्थन किया। और 2008 में, है ना, 2008 में वहाँ पे नया संविधान लागू कर दिया गया था। 2008 में नया संविधान, मतलब वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन लागू हो गया था और राजतंत्रात्मक शासन हटा दिया गया था। तो ये शुरुआत इसकी फरवरी से अप्रैल 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध वो है फ्रांस देश से है ना, फ्रांस देश से है। नेक्स्ट है, इसमें आईएमएफ का पूरा नाम, तो आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर के बारे में, ईसाई धर्म के जो प्रोटेस्टेंट नामक एक धर्म था, उसके सुधारात्मक आंदोलन चलाने वाले विख्यात व्यक्ति थे ये, है ना। तो इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे और इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन किया था, है ना। तो ये कौन थे? धार्मिक सुधार आंदोलन करता थे। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आई? तो यह है 16वीं सदी में, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस कब आई? 16वीं सदी में आई। और 1556 में
ईस्वी में, है ना, 1556 ईस्वी में ये भारत आई, क्योंकि इसके जो ईजाद हुआ था वो गुटेनबर्ग ने किया था, है ना, गुटेनबर्ग ने इसका ईजाद किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे हीराकुंड बांध, हीरा प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम, ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है दोस्तों। कहाँ पे है? महानदी पर। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो गुजरात तट पर यहाँ पे है दोस्तों कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। चूंकि ये है तो गुजरात तट पे, मतलब गुजरात प्रदेश की जितनी सीमा लगती है वो पूरे का है, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह है वो कांडला है। इसके अलावा सूरत भी है ना, इसके अलावा सूरत भी वहाँ का एक बंदरगाह है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में लागू हुआ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सत्य असत्य लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य में पहले देखते हैं, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि जो मूल रूप से भारतीय नहीं है तो उसको देशज नहीं कहा जा सकता है। श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, ये सत्य है। दूसरा वाला, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो ये असत्य है ना, असत्य है। तीसरा वाला, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, तो ये सत्य है ना। लगभग 1989 में ये शुरुआत हुई थी और 1990 तक ये पूर्णतः गठबंधन की सरकार बनने लगी और उसी समय से शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है, क्योंकि ये दो भागों में बटा है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, न्यू प्रोटेस्टेंट, ये दो धाराओं में विभक्त है। नेक्स्ट है, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, ये बिल्कुल असत्य है ना, ये नगरीकरण नहीं कहलाता, शहरीकरण नहीं कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में है लोकतंत्र, लोकतंत्र बहुतों का शासन होता है। दक्षिण अफ्रीका के जो मतलब रंगभेद की नीति का खंडन करने वाले थे वो थे नेल्सन मंडेला। पूर्ण साक्षरता राज्य है वो है केरल, है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो कि है 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, है ना। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना, तृतीयक क्षेत्र। मुद्रा का आधुनिक रूप करेंसी है ना। तो अब वो डिजिटल करेंसी भी हो सकती है ना, और डायरेक्ट मतलब जो हार्ड करेंसी भी हो सकती है, मतलब जो नोट होते हैं वो हार्ड करेंसी के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और डिजिटल करेंसी के रूप में जैसे कि आपने फोन पे, पेटीएम से किसी दूसरे व्यक्ति के रूप मतलब वहाँ ट्रांसफर कर दिए वो पैसे, तो वो कैसे कहलाती है? आदृश्य, मतलब डिजिटल करेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी किससे आई? कंप्यूटर से, है ना, तो ये कंप्यूटर है। ये इस तरीके से इसके आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपके ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जो संसाधन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे मनुष्य के लिए उपयोग में लाई जाती है वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे चाहे वह वस्तु हो या कोई भी इंसान हो या कोई जानवर हो, जैसे कि हमारे लिए जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है? जैसे कि काली मिट्टी है तो हमें क्या, वहाँ से कपास उत्पादित होती है, मिट्टी से हमें बहुत सारी चीज़ें बोते हैं तो हमें मिल जाती हैं, उसकी फसलें मिल जाती हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए संसाधन है। उसी से हम रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसी से हम लोहा निकाल लेते हैं, तो क्या होता है? ये लोहा हमारे लिए उपयोग में आ रहा है, तो क्या है? ये संसाधन कहलाते हैं, है ना, कि जो मनुष्य के लिए काम में आते हैं वो है संसाधन कहलाते हैं। और भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी, है ना, तो इस तरीके से कई मिट्टियाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं, तो ये मुख्य रूप से हैं। आरक्षित वन, आरक्षित वन वह होते हैं जहाँ पे इनको संरक्षित किया जाता है, पेड़ पौधों को, जीवों को, है ना, इनको जंगली जीवों को इनको संरक्षित किया जाता है, और एक निश्चित समय पर बिना अनुमति के वहाँ पे अंदर नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। जब अनुमति देती है गवर्नमेंट तभी व्यक्ति वहाँ पे अंदर प्रवेश कर सकता है, तो ये आरक्षित वन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता। एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, है ना, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, है ना, वन्य जीव पेड़ पौधे की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, वन्य जीव प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, उनकी उपजातियाँ भी पाई जाती हैं, जहाँ पे यह विविधताएँ, हमें बहुत सारी विविधताएँ देखने को मिलती हैं, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता, है ना। तो इसी का एक उदाहरण है साइलेंट वैली, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, केरल के आसपास साइलेंट वैली, है ना। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जो बोरे आते हैं, सुतली वाले बोरे, तो वो बहुत ये जूट के ही बने होते हैं, और जूट से चटाइयाँ भी बनती हैं, रस्सियाँ, धागे भी बनते हैं, तो इनको ये क्या है? सुनहरा होता है ना, दिखने में गोल्डन तरह का होता है ना, इसलिए उसको गोल्डन फाइबर भी मतलब गोल्डन फाइबर की तरह वो दिखता है, इसलिए गोल्डन सोने की तरह दिखता है, इसलिए उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा इसलिए ही कहा जाता है। नेक्स्ट है
खरीफ की फसलों के नाम, तो खरीफ की फसलों में जैसे कि चावल हुआ, है ना, चावल हुआ। और मतलब जो इसमें जुलाई में और जून जुलाई में बो दी जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में वो फसलें काट ली जाती हैं, है ना। जैसे कि तिलहन हुआ, है ना, तिलहन, कोई भी तिलहन हुआ, और दलहन हुए, है ना, कोई भी दालें हुई, है ना। तो ये सब किसमें है, खरीफ की फसलों के अंतर्गत हुए, चावल हुए, तिलहन हुए, कपास हुआ, है ना, कपास। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसमें जॉबर कौन थे, तो जॉबर वो कहलाते हैं कि जो जॉब दिलाते हैं, मजदूरों को जॉब दिलाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ठेकेदार होता है एक हिसाब से, है ना, तो हमारे यहाँ पे उसको ठेकेदार बोलते हैं, कई जगह इनको सरदार बोलते हैं, है ना। और इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं ये मुख्य रूप से पुराने मजदूर होते हैं जिनकी पहचान हो जाती है, और ये दूसरे व्यक्तियों को वहाँ पे काम के लिए रखते हैं, जिनको जॉबर कहते हैं, है ना, इनको जॉबर कहा जाता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है कि पहले के समय में व्यक्ति क्या है अपने हाथों से कोई भी चीज़ बनाते थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब मशीनों के द्वारा, है ना, जो भी चीज़ें या जो भी वस्तुएं हमें मशीनों के द्वारा निर्मित होने लगी हैं और उपलब्ध होने लगी हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसी को ही हम उद्योगों के माध्यम से जो चीज़ें निर्मित होती हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादित होती हैं, तो उसी को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ये 1854 में, है ना, 1853-54 में मतलब ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में, है ना, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग कौन था, तो गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माता था, है ना, प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की इन्होंने क्या किया, इजाद किया। प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ कि इन्होंने मतलब जो रोमन लिपि है, रोमन लिपि को इन्होंने सबसे पहले अपने उस पर एक दप्ती थी, या उसको बोलें कि एक लोहे का एक चौकोर, यानी एक आयताकार इस तरीके से था और धातु थी, और उस पर उन्होंने अपने शब्दों को इस तरीके से उकेरा, है ना, इस तरीके से उकेरा, और उन्होंने फिर इसी को ही स्याही में डुबो के और अलग अलग पन्नों पे इन्होंने छाप दिया। तो इस तरीके से ये इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया। और भारत में यही प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में भारत में लाई गई, है ना, जो कि अभी क्वेश्चन बना था इसका अभी आगे, है ना। तो ये 1856 में, मतलब 16वीं सदी में, है ना, 1856 अर्थात 16वीं सदी में भारत आई थी प्रिंटिंग प्रेस, है ना, और गुटेनबर्ग ने इसका इजाद किया था, यानी उसको निर्मित किया था। नेक्स्ट है पंचांग क्या है, तो पंचांग से आशय जिसमें सौर चंद्र की गणनाएं, है ना, और इसमें नक्षत्र और इन सभी की जो गणनाएं उसमें दी जाती हैं, दर्शाई जाती हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, पंचांग। सौर यानी सूरज से संबंधित, चंद्र की गणनाएं, है ना, चंद्र गणनाएं, है ना, जहाँ पे की जाती हैं उसी वहाँ पे ये सब लिखी जाती हैं, तो वहाँ उसी को क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। नेक्स्ट है अश्वेत क्रांति आंदोलन क्या है। अश्वेत क्रांति आंदोलन ये है कि जो अश्वेत लोगों से मतलब क्या करते थे, छुआछूत का व्यवहार करते थे, कि जो अश्वेत हुआ करते थे, ये इंग्लैंड, ये खासकर ब्रिटेन, वहाँ पे सॉरी अमेरिका की बात है, ये वहाँ पे आंदोलन हुए, और ये यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप में भी ये हुआ, है ना। तो इसलिए वहाँ पे जो भी इन्होंने आंदोलन चलाए उनको अश्वेत शक्ति आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है एफ्रो अफ्रीकन से, अफ्रीकी से क्या तात्पर्य है, एफ्रो अमेरिकी से तात्पर्य है कि जो एफ्रो मतलब जो अफ्रीका के मूल रूप से है, अफ्रीका के व्यक्ति थे, लेकिन वो कहाँ पे आके अमेरिका में आके बस गए हैं। बहुत सारे जो अफ्रीकन देश के जो लोग हैं वह जाके अब अमेरिका में क्या हो गए, बस गए हैं, इसलिए उनको एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है ना, एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास से क्या आशय है। आर्थिक विकास का तात्पर्य कि आर्थिक रूप से जो भी देश जितना सशक्त होगा वह उतना ही मजबूत माना जाता है ना। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक मजबूत होगी उतना ही क्या होगा, वह मजबूत देश माना जाएगा। आर्थिक विकास से तात्पर्य है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको अब देख लेने हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। आर्थिक विकास से क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय है कि कोई भी व्यक्ति जो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, जैसे कि हमारे पास चावल होता है ना, बिना मुद्रा के, है ना, बिना मुद्रा का उपयोग किए ये एक दूसरे की पूर्ति करते थे, एक दूसरे की वस्तुओं की पूर्ति करते थे। जैसे कि हम अपने यहाँ पे चावल उगाते हैं और आपके यहाँ पे यदि गेहूँ उगाया जा रहा है, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, उस वस्तु की कीमत का आकलन ना करके हम उस वस्तु की उपयोगिता को प्रायोरिटी देते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे चावल होता है ना, आपके यहाँ गेहूँ होता है, ठीक है। तो हमने आपको कुछ चावल दे दिए 1 बोरा, और आपने 1 बोरे हमें क्या दे दिया, गेहूँ दे दिया। तो इसमें वस्तु की कीमत का आकलन नहीं किया जाता है, भाई हमारे यहाँ से आप चावल ले जाइए, आप हमें गेहूँ दे जाइए। तो ये क्या हो गया, वस्तु का विनिमय हो गया है, इसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं रहता है। बस इसी तरीके से ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, यानी वस्तुओं का विनिमय कर लिया, एक दूसरे को दे दिया। स्व सहायता समूह
में निर्णय कौन लेता है, कौन करता है? स्व सहायता समूह जो होता है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है और इसमें सभी महिलाएं क्या करती हैं, सभी महिलाएं एक साथ निर्णय इसमें लेती हैं और सामूहिक रूप से ही कोई भी काम करती हैं। नेक्स्ट वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण है कि जो कोई भी मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमें ग्लोबल लेवल की हमको प्राप्त होती है, या हम कोई भी वस्तु अगर निर्मित करते हैं तो हम वैश्विक बाजार में हम उसको बेच सकते हैं। तो विश्व अपना ग्लोबल यानी एक गांव ही हमारा एक विश्व हो जाता है ना। जैसे कि आज अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं यदि हमारा, तो आप कहीं गाँव में या ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसी को ही क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, है ना। कि नेट और इसके मोबाइल के माध्यम से आप विश्व की कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन, है ना। घर पे बैठे हर एक चीज़ को आप कर सकते हैं, तो इसी को ही ग्लोबलाइजेशन होता है, कहलाता है। विदेशी व्यापार से क्या आशय है? तो विदेशी व्यापार का तात्पर्य कि हम अपने देश से किसी दूसरे देश को, है ना, एक हमारा जैसे कि ये भारत देश है ना, ये भारत देश है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से हमें अगर किसी दूसरे देश को अगर कोई चीज़ भेजनी है तो वह विदेशी व्यापार कहलाता है। हमने यहाँ से विदेशों में भेज दिया, वहाँ से हमें कुछ चीज़ मंगानी तो वो आयात होता है, हम कुछ चीज़ें भेज रहे हैं तो उसी को निर्यात बोलते हैं, है ना। तो ये विदेशी व्यापार होता है ना। नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए दो उपाय। तो उपभोक्ता शोषण से बचने के लिए पहले तो यही है कि हमें उपभोक्ता फोरम यानी कंज्यूमर फोरम जो होता है ना, उसके बारे में हमें पहले जानना समझना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति हमें अपने एक एमआरपी रेट से, है ना, एमआरपी रेट से अगर कोई हमें ज़्यादा दे रहा है वस्तु, तो हम उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। और इसके आगे जो एक उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम होता है, वहाँ पे जाके हम इनकी शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बचा जा सकता है उसको, है ना, कर सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया, है ना। नेक्स्ट है इसमें लोह और अलोह धातुएं। तो जो लोहे की धातुएं होती हैं, जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, वो लोह धातु होती हैं, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, अलोह धातुएं कहलाती हैं, है ना। जैसे इसमें उदाहरण के लिए लोहा है ना, लोहा है, अयस्क है ना, मैग्नीज है, अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, है ना, मैंगनीज, है ना। और इसी में हो गया निकेल कोबाल्ट हो गया। और अधातुओं के अंतर्गत जैसे तांबा आएगा, अलोह में तांबा आएगा, है ना, क्योंकि इसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। सीसा आएगा, है ना। और साथ ही में इसमें जस्ता बॉक्साइड आएगा, है ना, जस्ता आ जाएगा, बॉक्साइड आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा ये हो गए धातु और अधातु, लोह और अलोह। अब इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज आ गए, इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज आ गए। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाती है जैसे सोना, है ना, सोना, चांदी, है ना, जस्ता, लोहा, निकेल, ये सब इसमें आ जाएंगे। अधात्विक में आ जाएंगे जैसे कि अभ्रक हुआ, है ना, अभ्रक हुआ, चूना पत्थर हुआ, है ना, और संगमरमर हुआ, पोटास हुआ, है ना, संगमरमर, पोटास आदि होते हैं, है ना। आप लोग चाहें तो इसको लेक्चर को लिख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, है ना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। इसके आगे क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदूषण क्या है? तो औद्योगिक प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण, मतलब कि जो उद्योगों के द्वारा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं चीज़ें, उससे निकलने वाले मलबा को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। और यह कई प्रकार का होता है ये प्रदूषण, है ना। ये जल प्रदूषण, है ना, वायु प्रदूषण, तो इसके धुआं जो निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, इसमें जो जल प्रदूषण, इसके जो निकलने वाले जो वेस्टेज होता है, जो पानी होता है ना, तो वो सीधा नदियों में मिला दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है ना। जल विषाक्त हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। अगर कोई इसको उपयोग कर लेता है तो उसको कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। इस तरीके से वायु का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है ना। कि और व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन किसी शहर में इतनी ज़्यादा फैक्ट्री, जैसे कानपुर हुआ या कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री लग चुकी हैं, तो वहाँ पे अशांति का माहौल रहता है, तो व्यक्ति उसमें क्या होता है, अशांति का अनुभव नहीं कर पाता है। तो यही क्या कहलाता है, पर्यावरण औद्योगिक प्रदूषण कहलाता है ना। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। अगर कोई उद्योग, किसी राष्ट्र में अगर अर्थव्यवस्था अगर अच्छी नहीं हो, अर्थव्यवस्था अच्छी कैसे बनती है, वो बनती है उद्योगों के स्थापित होने से। जितने ज़्यादा उद्योग होंगे वह उतना ही अर्थव्यवस्था सशक्त होगा देश, उतना ही क्या होगा, उसका राष्ट्र में योगदान मतलब होगा, या कोई भी राष्ट्र उतना मजबूत स्थिति में होगा। नेक्स्ट है इसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना। तो ये सरकार की ही मंशा थी कि हमें औद्योगिक यहाँ पे उद्योग स्थापित किए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत से सहायता मांगी थी और यहाँ कारखाने स्थापित किए थे, ताकि यहाँ से ज़्यादा मटेरियल में मतलब वस्तुओं का निर्माण किया जाए और विदेशों में भेजा जाए, यानी ब्रिटेन में भेजा जाए इसको बना के, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों की निगरानी रखने के गुमास्तों का प्रयोग क्यों किया, नियुक्ति की। ये आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन ये देखिएगा, है ना।
आप लोग अपनी पुस्तक में ये अपने बाकी के ये देखिए राजनीतिक दलों के राजनीतिक दल सक्षम और राजनीतिक दलों में सक्षम कौन कौन सी चुनौतियां हैं, दलों के सक्षम में कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये दिए गए, जैसे कि रानीगंज है, तारापुर है, अंकलेश्वर है, रावतभाटा है, ये आपको मैप में दर्शाने हैं, है ना। नेक्स्ट है जलियांवाला हत्याकांड की, ये और ये आपको देखना है सविनय ये घटना के बारे में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये नमक कानून तोड़ना मतलब उनका विनय करते हुए उनकी जो है सरकार का विरोध करना था, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। इसमें जगह जगह नमक बनाया गया, है ना, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, नमक के कर नहीं देना। और गांधी जी ने आह्वान किया कि जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर दें, वो पढ़ाना भी बंद कर दें। तो इस तरीके से, और कपड़ों का भी विरोध किया गया था, इसलिए कपड़ों की होलियाँ जलाई गई थी जगह जगह। तो ये पूरा ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है इसमें लोकतंत्र को प्रभावित करते लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चूंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग इनको देखिएगा। नागरिकों की गरिमा की आज़ादी से क्या आशय है ना। वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, उत्पादकों के मानकीकरण दर्शाइए, है ना। ये ISI मार्क होता है, उसके बारे में दिया गया। उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, और इसी तरीके से आपका लेक्चर पूरा हो जाता है। सो थैंक यू, है ना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।